नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ। कोरोना के संकट काल में मानव जीवन मुश्किल में है। हर दिन सैकड़ों जिंदगी काल के गाल में समा रही है। आपदा की इस घड़ी में कोरोना से मुक्ति की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वह है विज्ञान। विज्ञान हमें समाधान देता आया है, आगे भी देता रहेगा। मगर जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे जहन में वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं के चित्र ही उभर कर सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी विज्ञान आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। आज भी आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी देखी जाती है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि जन जन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को लेकर ईमानदार प्रयास करेंगे। जीवन के हर मोड़ पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने और निर्णय लेने के लिए सबूतों, कारणों और तर्कों की पड़ताल करेंगे। यही तो विज्ञान की विधि है। जन विज्ञान के आज के अंक में बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की। आपसे रूबरू होंगे ऐसे विज्ञान संचारक जो लंबे समय से जनता के लिए विज्ञान संचार का काम कर रहे हैं। बात होगी एक सफल जन विज्ञानी के दिलचस्प सफर की। कार्टून के माध्यम से विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे और दिमागी कसरत के लिए विज्ञान पहेली भी होगी। आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है, क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। इस अभियान का उद्देश्य हर भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण के लिए इस योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को जहां एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, वहीं आधुनिक भारत की एक अलग पहचान भी बनेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 5 सूत्रों को बताया वो हैं इंटेंट यानी इरादा, इंक्लूजन यानी समावेश, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी नवोन्मेष। प्रधानमंत्री ने भारतीय ऐप निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी लॉन्च किया है। योजना के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 2 ट्रैक पर काम करेगा। ट्रैक 1 मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी क्वालिटी के ऐप्स की पहचान करेगा। ट्रैक 2 के तहत नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आइडिएशन के स्तर से लेकर बाजार की पहुंच तक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन, ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार गाइड करने के साथ सपोर्ट भी करेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में यदि आप भी अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि मेटी ने माईगांव वेबसाइट के जरिए एंट्रीज भेजने की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की है। विज्ञान संचार वैज्ञानिकों, संचारकों और आम नागरिकों के बीच एक प्रकार की सामूहिक साझेदारी होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और जनसाधारण के जीवन को सुगम और सरल बनाना होता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यमों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों का प्रकाशन, प्रसारण एवं आयोजन होता रहता है। मगर आज भी विज्ञान आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। आज भी आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी देखी जाती है। आखिर इस बारे में विख्यात विज्ञान संचारक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज पटेरिया और वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार श्री पल्लव बागला से हमने बात की। आइए आपको भी सुनवाते हैं उसके कुछ खास अंश।
पल्लव बागला जी, आप तो 3-4 दशकों से विज्ञान पत्रकारिता करते आ अरे रहे हैं। इतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा किया मैं है। ये जानना चाहूँगा, जो अभी बात चल रही है कि विज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसको आम लोगों तक पहुँचाने के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती होगी एक विज्ञान पत्रकार के तौर देखिए, चुनौती नहीं होती है। अगर आप मन में इच्छा ठान लो जी। तो मुश्किल से मुश्किल चीज आसान तरीके से जनता तक पहुंचाई जा सकती है। कोई मुश्किल नहीं होती। एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती इच्छा है शक्ति। और एक थोड़ा लगाव से काम करने की जरूरत होती है। दूसरा, हमारे यहाँ कभी कमी आती है तो एक्सेस की आती है। एक्सेस। अगर आपको वैज्ञानिक बात ही नहीं करें हाँ। या आपको वैज्ञानिक अपनी लैब दिखाने से इनकार करें तो कम्युनिकेटर बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? बताएगा ही नहीं, इस पर बता पल्लव ही जी, नहीं इस पर पाएगा। पल्लव बागला जी, अभी एक चर्चा इन्होंने की साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक चेतना विकसित करने की। इस मामले में हम कहाँ हैं और क्या इस मामले में किया जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में वैज्ञानिक चेतना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जगहों और देशों की तरह हम बहुत पीछे नहीं हैं। और 2019 में मैंने एक बड़ी अच्छी पहल देखी, पहली बारी जबकि बॉलीवुड जुड़ा भारत के विज्ञान से। 2 बड़ी फिल्में आई, एक परमाणु जिसका मिशन जिक्र मंगल, हाँ। पोखरण से किया था मनोज साहब ने, और दूसरी आई मिशन मंगल। मिशन मंगल ने बहुत कामयाबी से जी, जी। डंका बजाया। 200 करोड़ की उसने जी, बॉक्स ऑफिस की कमाई की। खासकर इसरो के सक्सेस पे उन्होंने राइज किया। और इससे ये कहीं कहीं दिखा कि अब आपका जो फिक्शन फीचर फिल्म का जो एक माहौल है वो जुड़ना चाहता है भारत के वैज्ञानिक सक्सेसेस से। जी। वो एक बड़ा अच्छा पहल लगा। मेरा विचार होगा इसमें कि कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी इनसे जुड़ें और इनको अपने से दूर नहीं रखें। हाँ, कि नहीं जी, ये तो बॉलीवुड है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बॉलीवुड अगर आ रहा है, अगर बड़ा प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जैसे तो इस नासा दिशा में, जुड़ता है वैसे हमारे डिपार्टमेंट्स को जुड़ने की जरूरत है। आमतौर पर जो विज्ञान है, विज्ञान की जानकारी है, वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। ये सर्वमान्य जी, तथ्य जी, है। जी। अब कई सारे ऐसे देश बच जाते हैं जो गैर अंग्रेजी भाषी देश हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां हमारी पहुंच कैसे हो और उनकी पहुंच हमारे साथ कैसे हो। और अभी भी वहां अंग्रेजी को दूसरी या तीसरी भाषा माना जाता है। तो उसके लिए हमने साइंस डिप्लोमेसी के लिए या साइंस डिप्लोमेसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रकाशन शुरू किया, जिसमें यह किया कि हम जैसे जापान है, तो जापान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप डेवलपमेंट्स वो इंडियन साइंटिस्ट तक पहुंचाएंगे। अच्छा। और इंडियन साइंटिस्ट के टॉप एसएनटी डेवलपमेंट्स जो जापानी साइंटिस्ट तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा बुलेटिन जो आधा जापानीज में है और आधा अंग्रेजी में है। सफल जन विज्ञानी की दिलचस्प कहानी सीरीज में बात होगी ऐसे नव प्रवर्तकों की जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि तरक्की के लिए बदलना होता है पुराना तरीका। ऐसे लोग जिन्होंने खेत से खलिहान तक का सब काम आसान करने के लिए दिन रात मेहनत की और समय और धन की बचत का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। हमेशा कुछ नया करना जिनकी जिंदगी का मकसद बन गया। ऐसे लोग जो दिखने में बेशक आपको मामूली जान पड़े, मगर उनके साहस और उनकी सूझबूझ को दुनिया सलाम करती है। ज़मीनी स्तर पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनके पास इंजीनियरिंग या विज्ञान विषयों की कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन जिनकी तकनीकी क्षमता व सृजनात्मकता बेमिसाल है। आइए इस अंक से शुरू करते हैं एक दिलचस्प सीरीज जो ज़मीनी स्तर पर ज्ञान, सृजनात्मकता व नवप्रवर्तन की खोज पर आधारित है। एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ परिवार जहां पानी खूब जमकर खर्चते और बहा देते हैं, वहीं कुछ लोगों का यह रोना रहता है कि उनकी पानी की टंकी में पानी भरता तक नहीं है। ऐसी समस्याओं से हम सभी दो चार होते रहते हैं, मगर किसी ने कभी सोचा नहीं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। इम्फाल मणिपुर के मनोहरमय मणिहर शर्मा ने एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली जिससे एक बूंद भी पानी बर्बाद होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सेंसर पर आधारित एक वाटर एडजस्टर बना डाला, जिससे किसी एक टंकी में पानी अगर ज़्यादा है और दूसरे में कम, तो अपने आप एक टंकी से पानी दूसरी टंकी में चला जाएगा। सात भाई बहनों में दूसरा सबसे बड़ा बेटा मनिहार, जिसने 8 वर्ष की उम्र में अपनी मां को खो दिया। उनका लालन पालन उनकी चाची ने किया।
कक्षा 2 पास करने के बाद पिता ने मनिहार को एक संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला करा दिया, जहां वो कुछ अच्छा ना सीख पाए, जिसकी वजह से उन्होंने विद्यालय छोड़ा और कक्षा 6 तक निजी तौर पर पढ़ाई पूरी की। किसी प्रकार से मैट्रिक कर लेने के बाद उन्होंने वित्तीय समस्याओं की वजह से पढ़ाई भी छोड़ी और 1972 में उनका विवाह हुआ और एक सेल्समैन के रूप में एक जूते की दुकान में काम करने लगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने की वजह से कुछ महीनों के भीतर इसे भी छोड़ना पड़ा और उसके बाद शुरुआत की उन्होंने एक ऑटो रिक्शा चलाने की। कुछ वर्षों बाद मणिपुर के ऑटो एसोसिएशन के सचिव भी बने, मगर आखिरकार 1992 में ड्राइविंग भी छोड़ दी। जिंदगी की इन आपाधापियों के बीच वर्ष 1994 में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चल पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने लगी। बचपन से मनिहार ने कभी भी बाजार से खरीदी गई चीजों के साथ नहीं खेला, बल्कि उन्होंने खिलौनों और छोटी छोटी मशीनरी को खुद विकसित किया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने हल्के वाहनों और अन्य इंजनों की मरम्मत और रखरखाव की सभी बारीकियों में महारत हासिल की। मनिहार शर्मा एक ऐसे पूर्णकालिक इनोवेटर हैं जिन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की मदद से भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब वक्त हो चला है दिमागी कसरत करने का। आज की विज्ञान पहेली हमें भेजी है कवि यशपाल सिंह जी ने। कर्मभूमि अमेरिका में थी, जन्मभूमि पंजाब, मिला चिकित्सा में नोबेल का सबसे बड़ा खिताब। कृत्रिम जीन बनाकर उसने किया अनूठा काम, आनुवंशिक रोगों पर जिससे संभव लगे लगाम। जीव रसायन शास्त्र जगत में हासिल बड़ा मुकाम, भारत के इस वैज्ञानिक का बोलो क्या है नाम? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए। नहीं समझ में आया? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। और हमारी आज की विज्ञान पहेली का जवाब है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे, जिनका जन्म रायपुर में हुआ था। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उनको कुछ प्रमुख पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, गैर्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड, लुइसा फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड, बेसिक मेडिकल रिसर्च के लिए एल्बर्ट लॉस्कर पुरस्कार और पद्म विभूषण। चलते चलते एक नज़र साइंस कार्टून पर। साइंस टून के बारे में आपको बता दूं, ये भी एक अच्छी विधा है जिसमें आप सभी भाग भी ले सकते हैं। वैसे तो सामान्य कार्टून हम सभी बनाते, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन साइंस टून बनाने की अगर आपकी इच्छा हो रही है तो हमसे जुड़िएगा। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। यदि विज्ञान पहेली भी आप लिखते हों तो हमें ज़रूर भेजिएगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।